गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों. वेलकम टू द क्लास. वेलकम टू द क्लास एवरीवन. आज भी भूल गई थी मैम. नहीं, आज मैं नहीं भूली थी. आज मैं फोन पे फिर से चुगला ही रही थी. सम थिंग्स नेवर चेंज, यू नो. चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आगे सभी बच्चे. ओके बच्चों. तो बच्चों आज हम करेंगे आगे वाली कहानी शुरू. कल आपने देखा था हमने एनसीईआरटी रीडिंग भी की थी, हमने कॉन्सेप्ट भी किए थे. जैसे कि आपको पता है इंट्रोडक्शन ऑफ C3 साइकिल मैंने कल लिखवा दिया था कि आप सबको इसमें पढ़ना है अच्छे से, मतलब रिवाइज करना है. इसे जितना बार लिखेंगे रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपके लिए. ठीक है. फिर आते बच्चों ये वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, ये सब कल हमने कर लिया था. ठीक है. तो 2 क्लासेस में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं. चैप्टर में काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं, बट आज हम वो वाली साइकिल करेंगे जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं. ठीक है. यस, आ जाओ. मैम आपको पता है अभी मेरे में रीस्केड्यूल का मैसेज आया है. किस चीज का रीस्केड्यूल? बायो की क्लास का रीस्केड्यूल. गाइस क्लास 4 का रीस्केड्यूल मैसेज आया था. मतलब किसकी क्लास रीस्केड्यूल हुई है? वो नेक्स्ट चैप्टर का है. मेरी क्लास. मैम 1-2 दिन 2 क्लास होती है मैम. नेक्स्ट चैप्टर का है मैम. मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. हाँ, मे बी गार्गी मैम का हो, बिकॉज शी इज टीचिंग रेस्पिरेशन, आई एम टीचिंग फोटोसिंथेसिस. उनका बैच मेरे बैच से पहले शुरू हुआ था, तो ऑफ कोर्स उनका सिलेबस मेरे से थोड़ा सा आगे ही चलेगा. चलो आ जाओ. तो एक बार बच्चों रिवाइज कर ले ये वाला C3 साइकिल, क्योंकि आज हमें इसी को शुरू करना है. तो एक बार इसको रिवीजन के साथ शुरू करते हैं. आपका है, रुको मैं पारस को कॉल करती हूँ. हेलो पारस, बच्चे कह रहे हैं कि उनको कोई मैसेज गया है कि आज मेरी क्लास 4 बजे है. ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं मैम, सारे बच्चे कह रहे हैं. 12 से 11:50. एक बार देखो कोई नोटिफिकेशन है क्या. ठीक है. ओके. हाँ बच्चों आ जाओ. तो अब हम शुरू करते हैं. एवरीबडी, C3 cycle. Now everybody will give me answers for next 15 minutes. Nobody is going to write anything in their notebook because I will give you time to write everything in your notebooks. अभी सिर्फ आपका एक ही काम है, to see the board, to see what is happening. कैसे होता है C3 cycle, कहाँ होता है C3 cycle. Everybody please pay attention in the class because this is the most critical part of the chapter. C3 cycle जहां से क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले किसने बताया था C3 cycle के बारे में? हाँ जी बच्चों, किसने बताया था अबाउट C3 cycle? It was Calvin Melvin. Everybody please answer in the chat section. It was Calvin Melvin who told us about C3 cycle. Then location. आखिर ये C3 cycle कहां होती है exactly? अगर लोकेशन पूछा जाए तो ये कहां पे होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में. कहां होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अगर प्लांट सेल की बात करें तो डाइकॉट में यही साइकिल किस सेल में होती है? मीजोफिल सेल में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोनोकॉट्स में यही C3 साइकिल बंडल शीट सेल में होती है, ना कि मीजोफिल सेल में. जो भी हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, चाहे वो मोनोकॉट्स हो, डाइकॉट्स हो, C3 हो, C4 प्लांट्स हो, उन सब में एक साइकिल कॉमन है, वो है C3 साइकिल. तो अगर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें C3 साइकिल तो होगी ही होगी. ठीक है. सेल अलग हो सकता है बट C3 इज कंपल्सरी. Why it is called C3 साइकिल? इसे C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक एसिड है, और उस एसिड का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट भी लिख सकते हैं इसे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी लिख सकते हैं. दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में. जो इस साइकिल में एंजाइम यूज होता है
वो हमारे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट एंजाइम है, सबसे अबंडेंट प्रोटीन भी है, उसका नाम है रुबिस्को। ठीक है, इसका जो को फैक्टर है वो है मैग्नीशियम। तो अगर पेड़ों में मैग्नीशियम नहीं होगा तो अल्टीमेटली काम नहीं कर पाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है, यह ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है। बट अगर क्वेश्चन आए कि फिर इसका पहला प्यार कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? CO2 पहला प्यार है या ऑक्सीजन पहला प्यार है? तो आपको हमेशा याद रखना है इसका पहला प्यार तो CO2 ही रहेगा। जब CO2 नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा एनवायरमेंट में, तभी ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। अदरवाइज इसका पहला प्यार हमेशा CO2 है, क्योंकि इस एंजाइम की एफिनिटीज की जो भूख है मेरे बच्चों, भूख, वो किसके लिए है? CO2 के लिए। ठीक है ना, यहां पे पहला कार्बन एक्सेप्टर हु विल एक्सेप्ट द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है? RUBP, राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, जहां से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं। नाउ हाउ डज C3 साइकिल अकर्स? चलिए अब इस स्लाइड पे चलते हैं। ओके गाइस, एवरीबॉडी फुल फोकस इन द क्लास, नोबडी इज गोइंग टू राइट एनीथिंग। C3 साइकिल है तो स्टेप भी कितने होंगे? 3 3 3 3। हर चीज में बस यही याद रखना है, 3 3 3। ठीक है, तो यानी कि कितना होगा बच्चों? कितना होगा? यस बच्चों, 3 स्टेप। तो यहां पे C3 साइकिल के कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स है। C3 साइकिल, तो पहला स्टेप C से ही स्टार्ट होगा। पहला जो स्टेप होता है इस साइकिल का, उस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन वो स्टेप होता है जिसके अंदर हम एडिशन ऑफ CO2 करते हैं। क्या करते हैं स्टेप में? What does the carboxylation means? Carboxylation means when you add carbon dioxide to a substrate. क्या ऐड कर रहे हैं? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, कोई नहीं लिखेगा कुछ भी अपने नोट्स में, सिर्फ आंसर देंगे, सिर्फ मैम के साथ बोलेंगे। आज पता लगना चाहिए घर में कि प्लांट फिजियो चल रहा है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ऐड करने वाले, उसको कहीं फिक्स करने वाले हैं। एडिशन, फिक्सेशन, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं दूसरा स्टेप, RR, CRR। ये हो गए हमारे 3 स्टेप। जो दूसरा स्टेप है वो है हमारा रिडक्शन। क्या है दूसरा स्टेप बच्चों? द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, आपको इतना आता ही होगा, मेरे से ज्यादा आता होगा बल्कि केमिस्ट्री अब आपको। ठीक है, तो रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हमारा प्राइम पर्पस क्या होगा? टू कन्वर्ट, टू रिड्यूस एसिड इनटू एल्डिहाइड। तो यहां पे मेन पर्पस क्या होगा बच्चों? कि हम एक एसिड को रिड्यूस करें एल्डिहाइड में। जो एसिड होता है वो होता है COOH, और जो एल्डिहाइड होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? CHO। तो यानी कि रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया? मैं बिल्कुल बेसिक से कराना चाहती हूँ आपको एक एक चीज, कि आप इसका मतलब समझे, कॉन्सेप्ट समझे, रटे नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? इन दोनों में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए स्टेप को हमने क्या बोला है? रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन वो स्टेप है जहां पे वापस से हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए फिर से तैयार हो जाए, यानी कि कुआरा बना रहे हैं इसको वापस से। यानी कि यहां पे हम क्या करें? टू जेनरेट प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर। वापस से प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर को बना रहे हैं, जिससे कि साइकिल कभी रुके नहीं। अगर प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर हमेशा के लिए व्यस्त हो गया तो चक्र रुक जाएगा ना मेरे बच्चों, और हमें चक्र को रोकना नहीं है। ये एक साइकिल है, साइकिल रुकती नहीं है।
ठीक है बच्चे, तो आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी साइकिल कर रहे हैं हम कर रहे हैं C3 साइकिल। C3 यानी कि 3 स्टेप्स भी हैं इस साइकिल में। पहला क्या है C से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिलेशन में CO2 फिक्सेशन, क्या करते हैं? CO2 को फिक्स करते हैं। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, जिसके अंदर हम एक एसिड को एल्डिहाइड में बदलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की मदद से। तीसरा स्टेप क्या है? टू जनरेट प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर अगेन, जिससे कि ये चक्र चलता रहे, ये साइकिल कभी रुके ना। यहां तक सबको क्लियर? अब आगे समझाऊं? लिखना नहीं है कुछ भी, अभी बस क्लियर करना है। जब स्लाइड भर जाएगी मैं अपने आप तुम्हें 5 मिनट दूंगी लिखने के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइकिल को अब शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे और उनकी महाप्यारी मैम। साइकिल शुरू कहां से होगी? प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर। प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन सा था इस पूरे शीट में? यस, कौन था प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर? बताओ, बार बार बताओगे याद हो जाएगा। पूरी शीट देखो। RUBP, वेरी गुड, गुड गाइस। जो आज खा के आए हो डेली वही खा के आया करो मेरी क्लास में। RUBP कितने कार्बन का था? RUBP 5 कार्बन का। कितने कार्बन का था? 5 कार्बन का। किसको फिक्स करना है मुझको गाइस? अब देखो तुमसे पूरा साइकिल तुमसे बनवाऊंगी, पूरी साइकिल। तुम देखना, तुम खुद जवाब दोगे। किसको फिक्स करना था? CO2 को। CO2 ये कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन की बात हो रही है, ठीक है? वो एंजाइम कौन सा था विच वॉज मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर, जिसे मैग्नीशियम चाहिए एज कोफैक्टर, जो फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? उसका नाम है रुबिस्को। यहां एंजाइम कौन सा लगेगा? रुबिस्को। कौन सा कोफैक्टर चाहिए? मैग्नीशियम। कौन सा चाहिए? मैग्नीशियम, ठीक है? अब 6 कार्बन से अगर मुझे 2 प्रोडक्ट बनाने हैं तो कितने कार्बन के बनेंगे बाबू? अभी मेरे पास टोटल 6 कार्बन है और मुझे 2 प्रोडक्ट चाहिए इक्वल नंबर ऑफ कार्बन के, तो कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का बनेगा और एसिड बनेगा। उस एसिड का नाम क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। व्हाट इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन का। आ गया ना आंसर? PGA। तो यहां पे हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जिसके कारण से C3 साइकिल भी कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PGA। कितने मॉलिक्यूल्स बने? 2 मॉलिक्यूल्स। यहां तक किसी को दिक्कत? अब बच्चे कई बार मेरे से पूछते, मैम ये CO2 आई कहां से है यार? आप फिक्स तो करो, बट ये CO2 आई कहां से है? अबे बाबा, वायुमंडल से। वायुमंडल से अंदर आती है स्टोमेटा के थ्रू। तो हमारे पास ये CO2 कहां से आती है? स्टोमेटा से। और स्टोमेटा से अंदर CO2 कैसे आती है? एटमॉस्फेयर से। सो द सोर्स ऑफ CO2 इज एटमॉस्फेयर। द सोर्स ऑफ CO2 इज वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं है तो टेक्निकली आप फिक्स भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलिए आगे चले। सारे बाबूस को यहां तक सब कुछ क्लियर है? मैम RUBP कहां अवेलेबल होता है? ये अवेलेबल होता है स्ट्रोमा में, क्योंकि ये साइकिल कहां चल रही है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? चलिए, अब स्टेप नंबर 2 क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तुम आंसर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। स्टेप नंबर 2 क्या है? रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 में कहां से शुरू करूं? RUBP से शुरू करूं, PGA से शुरू करूं, CO2 से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? इस स्टेप के बाद अब सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम PGA। वेरी गुड गाइस। सो यहां पे हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA।
फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट करूंगी? एक एल्डिहाइड में। ये यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट को मैं किस में कन्वर्ट करूंगी? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करूंगी इसे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, जो कि हमारा PgAl, ठीक है। अब इस बीच में क्या निकला? ऑक्सीजन निकलेगा, यस और नो? ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यस और नो? अब जब ये निकल ही रहा है, ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है ना, जब हम रिडक्शन करते हैं, जब हम एक एसिड से एल्डिहाइड बनाते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत ही निकम्मा होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, क्योंकि ये निकलना नहीं चाहता है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव। अपनी नेगेटिविटी को निकालने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते? मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, डिटॉक्स करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए फोन में व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और व्यस्त रखने पे क्या खर्च करनी पड़ती है? एनर्जी। तो यहां पे भी अब हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो जो हमने वो वाला काम किया था, कौन सा काम किया था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें हमने पैसा कमाया। अब पैसा यूज होगा खाना बनाने के लिए, सो दिस इज एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। तो यहां पे खर्च करना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो कितना एटीपी खर्च होगा? 2 एटीपी। इस स्टेप पे सबसे पहले क्या खर्च हुआ आपका? 2 एटीपी खर्च हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लो पहला खर्चा, ठीक है। ऑक्सीजन कहता है यार इतना तो हर कोई देता है, तू मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे, तब मैं बाहर निकलूंगा, वरना मैं नहीं निकलता ऐसे। तो वो कहता है ले भाई और खर्चा कराएगा, ले। यहां पे हमारे लगेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनाए थे। तो यहां पे हमें क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस, NADP प्लस, और मिला आपका H2, येलो। हो गए रिड्यूस, हो गया पैसा खर्च। रिडक्शन मतलब पैसा था, मैं रिड्यूस होके कम पैसे की स्टेज पे पहुंच गया। दिस इज माय रिडक्शन, द रिडक्शन ऑफ माय वेल्थ। ऐसे याद रखो इसको, द रिडक्शन ऑफ माय वेल्थ। पैसा खर्च हो रहा है तभी तो मैं रिड्यूस हो रहा हूं। अबे पैसा आता तो मैं बढ़ता नहीं क्या? ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? रिडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है? रीजेनरेशन। वेयर विल आई स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप? नाउ यू टेल मी गाइस। Yes, I will start from PGL. Very good. How many molecules of PGL? I have 2 molecules of PGAL. क्या ये मैम ने सही लिखा है? किसी को यहां तक, किसी को भी ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड? एनीबडी? एनीवन? नो ऑब्जेक्शन, गुड। अब यहां से मुझे रीजनरेट करना है प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर, यानी कि पहली चीज, ये टोटल मिला के 6 कार्बन है, और इस 6 कार्बन से मैंने पहली चीज जो बनाई वो कौन सी है? RUBP, जो कि 5 कार्बन का है। तो यानी कि अब कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन। 1 कार्बन इज फिक्स्ड एज ग्लूकोज। तो पहला कार्बन फिक्स हो चुका है ग्लूकोज बनने के लिए, ठीक है। अब जब यहां पे एक कार्बन फिक्स करोगे तो यहां पे भी कितनी एनर्जी खर्च होगी? 1 कार्बन है जो फिक्स हुआ है, तो एनर्जी भी कितनी खर्च होगी? 1 एटीपी। 1 एटीपी मॉलिक्यूल इस स्टेप पे भी आपका लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी सिर्फ 1 कार्बन ही फिक्स हुआ है, किसमें? आपके ग्लूकोज में। मैं फिर से कह रही हूं, जरूरी नहीं आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे कभी मान के भी नहीं चलती हूं कि मेरे बच्चों को पहली बार में समझ में आ जाए, मुझे ही नहीं आया था। अब एक बार मैं तुम्हें 12:11 हुआ है, 12:13 तक इसको लिखो, लिखो, मैं फिर समझाऊंगी, डोंट वरी, एक बार लिखो तो सही। मैम 1 कार्बन से ग्लूकोज कैसे बनेगा? बताऊंगी कुलदीप, खत्म नहीं हुआ है कुछ भी, अभी क्लास चल रही है, अभी ये तुम मेरे साथ 2 घंटे के लिए हो। एक बार लिखो,
समझ समझ के लिखो, फिर से समझाऊंगी पूरा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये मैं हूँ कौन। जी जी बाबा, अरे निकम्मो लिख लो, फिर टाइम मांगते रहोगे। यस तन्वी, क्या सभी बच्चों ने क्लास में लिख लिया है? लिखिए, सब समझ समझ के लिखे कॉपी में। अरे मैं बुढ़िया हो जाऊंगी बैठे बैठे साइड में, जल्दी लिख लो। चलिए आ जाओ, यहां तक कर लिया हमने। यहाँ पे एक बच्चे ने कहा मैम ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होता है, आपने एक ही कार्बन फिक्स किया है, तो यानी कि ये साइकिल कितनी बार चलेगी अगर मुझे बनाना है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल? चलिए बताइए, अगर इस पूरी साइकिल में सिर्फ एक ही कार्बन फिक्स होता है तो कितनी बार साइकिल चलानी पड़ेगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए? 6 बार सेम साइकिल, यानी एक काम करने के लिए मुझे 6 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी बायो मुझे याद होगी। ओके गाइस, क्योंकि पहली बार में बायो किसी को याद होती नहीं है। तो 6 बार। जो लोग पूछते मैम कितनी बार एनसीईआरटी पढ़े? 6 बार। ठीक है, चलो अब एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि आई नो समझ नहीं आता है। नाउ विल यू हेल्प मी गाइस? यस, चलिए आ जाओ। तो आई स्टार्टेड माई साइकिल विद अ प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर विच इज कॉल्ड एज RUBP, जो कितने कार्बन का था? 5 कार्बन का। मैंने पूछा विल यू हेल्प मी, एक बच्चा लिख रहा है नो। बाय गॉड ऑफलाइन में होता ना, नानी याद दिला देती तुझे। चल कोई नहीं, RUBP ठीक है। कौन सा एंजाइम लगेगा, कौन सा स्टेप चलेगा? पहला स्टेप कौन सा चलेगा, कौन सा एंजाइम चलेगा? पहला स्टेप कौन सा है? ये कार्बोक्सिलेशन। यहां होगा कार्बोक्सिलेशन यानी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम कौन सा लगेगा गाइस? रुबिस्को। और जब भी रुबिस्को लिखेंगे तो साथ में मैग्नीशियम भी लिखना है। सीखो ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन आ जाता है, तो हाथों हाथ पूरी चीज याद किया करो। ये किसको फिक्स करेगा? CO2 को। ये आ गया आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद यानी फिक्सेशन ऑफ CO2 के बाद यहां पे मुझे क्या मिलेगा? अरे यार इसको क्या हो गया? यहां पे बच्चों, अच्छा कौन काली नजरें फेंक रहा है मेरी क्लास में, ये बता दो बस। कौन काली नजरें फेंक रहा है मेरी क्लास में? यहां मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का साइकिल बना रही हूं इस टाइम पे। यस, क्या आएगा? PGA या PGAL आएगा? PGA और PGAL क्या आएगा? PGA। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फो
ग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, एंड दिस इज कॉल्ड ए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या इस स्टेप पे कोई एनर्जी लग रही है गाइस? कोई एटीपी, कोई NADH2, कोई खर्चा? शुरुआत में सब यही कहते हैं कोई खर्चा नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे आता खर्चा। ठीक है, चलो अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप कौन सा चलेगा गाइस? अब यहां पे इस स्टेप पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश मिलेंगे, और ये स्टेप क्या कहलाएगा? रिडक्शन। सबसे पहले बताइए इस डैश में क्या आएगा? नाउ वी आर रिड्यूसिंग एसिड इनटू एल्डिहाइड, एसिड इनटू एल्डिहाइड रिड्यूस कर रहे हैं, पैसा भी रिड्यूस होगा जो जिंदगी भर कमाया था, यानी कि यहां पे आएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, जब रिड्यूस हो रहे हैं तो पैसा रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? ये ट्रिक टू रिमेंबर है, जिससे कभी कंफ्यूजन हो इस स्टेप पे। 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl है, ठीक है, ये PgAl है, तो यहां पे कितना एटीपी का खर्चा होगा? भाई 2 है तो 2 ही ना सब कुछ खर्चा होगा, यहां पे आपके 2 एटीपी खर्च हुए, बट खर्चा यहीं पे नहीं रुका, खर्चा और होने वाला है, हॉस्टल का भी तो खर्चा गाइस। ये देखिए यहां पे आपके 2 NADPH2 भी लगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस H2, ये भी रिड्यूस हो गया, काफी खर्चा हुआ इस स्टेप पे। इस PgAl को एनसीईआरटी ट्रायोस फॉस्फेट लिखती है। क्या लिखती है एनसीईआरटी इसको? ट्रायोस फॉस्फेट। अभी एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगी तो आप देखना वहां पे एनसीईआरटी ने इसे ट्रायोस फॉस्फेट लिखा है, तो दोनों ही शब्द सही हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। अब यहां पे स्टेप नंबर 2 भी हो गया। नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 3 गाइस? व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? यस, रीजेनरेशन। वेरी गुड। अब क्या है हमारा? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में एक 5 कार्बन कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम है RUBP, और साथ में आपको क्या मिल रहा है बच्चों? साथ में आपका इस स्टेप पे, एक सेकेंड, साथ में रीजेनरेशन में क्या हो रहा है? CO2 फिक्स्ड एज ग्लूकोज। अब एक साइकिल में एक CO2 फिक्स होता है, तो एटीपी भी कितना खर्च होगा इस टाइम पे? यस बच्चों, 1 एटीपी इस स्टेप पे भी खर्च होगा। ये लीजिए, खर्च हो गया। दिस एंटायर साइकिल इज कॉल्ड एज C3 साइकिल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। आई थिंक अब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अभी भी समझ में नहीं आया था, एक बार हम और करेंगे इस साइकिल को। ये एनसीईआरटी लिख लेना, ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है, वो पिछले वाला मेरा तरीका पढ़ाने का। लिखिए इसको, समझ समझ के फिर से लिखिए। कार्बन फिक्स होगा, मतलब CO2 फिक्स्ड एज कार्बन, इसे कार्बन भी लिख सकते हो, कोई नहीं। ये लो, कार्बन फिक्स्ड एज ग्लूकोज, ठीक है। मैम बुक में 3 PGA लिखा है, कैसे होगा? अभी मैं आऊंगी, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी रिया, कंफ्यूज मत करो क्लास को, ना खुद कंफ्यूज हो। अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी ना, आप क्या होता है बीच में एकदम से क्वेश्चन फेंक देते हो, आप लोग एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते नहीं हो, क्या कहना चाहती है? अभी मैं आऊंगी एनसीईआरटी पे, डोंट वरी, आई विल टेल यू, करेंगे हम एनसीईआरटी। टोटल एटीपी, अरे रुक जा भाई, या तो मैं तुम्हें लिखने का टाइम ना दूं तो सही है भाई, फिर थोड़ा रुक जाए करो।
ट्रायोस फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड को ही कह रहे दिया सूरी। लिख लिया सबने? नाउ कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? अब आते हैं नेक्स्ट। नाउ क्लास टेस्ट गाइस, नाउ दिस इज अ क्लास टेस्ट। आपको कितना समझ में आया है एक बार खुद से करने की कोशिश करना। अब देखो बेटा, खर्चे की बात होती है तो बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी ना। यस, बैलेंस शीट तो बनी जाती है, तुमको पता है। तो आज क्लास टेस्ट होगा, आ जाओ। ओके, 1 Kelvin cycle, 1 molecule of glucose, 1 molecule of sucrose, 10 molecules of glucose. ट्रिक है, वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस ट्रिक ऑफ जी स्क्वायर, 3, 2, 1, वर्ल्ड फेमस ट्रिक, 3, 2, 1। चलिए एवरीबॉडी, कितना एटीपी खर्च हो रहा है? ये एटीपी होता है हमारा एक साइकिल में 2 NADPH2 यूज होता है और एक साइकिल में 1 कार्बन फिक्स होता है। चलिए पूरी बैलेंस शीट बनाइए, एक बार बनाइए तो सही। टेन 24 हुआ है, 26 पे आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। किसी और का आंसर मत देखो, सब गधे हैं, सिर्फ अपने पे फोकस करो। चलिए, तो बेटा 1 केल्विन साइकिल में कितना एटीपी खर्च होता है, उसकी ट्रिक है 3 to 1, यानी कि इसमें खर्च होता है 3 एटीपी, 2 NADPH2 और 1 CO2 फिक्स होता है। वहीं पे अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन, यानी कि मुझे कितनी केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी? 6 केल्विन साइकिल, है ना। अगर एक में 3 एटीपी का खर्चा है, 6 into 3, यानी कि इसमें 18 एटीपी का खर्चा होता है, और यहाँ पे 6 into 2, यानी कि मुझे 12 NADPH2 चाहिए। कितने चाहिए? 12 NADPH2 चाहिए 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शुगर है जो बनी होती है स्वीट गर्लफ्रेंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिलाओ तो टोटल 12 कार्बन फिक्स करने हैं, 12 कार्बन। तो यानी कि अगर एक साइकिल में 3 एटीपी खर्च होता है तो 12 into 3 36 एटीपी खर्च होगा एक सुक्रोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। वहीं पे आपका ये खर्च होगा 12 into 2, 24 NADPH2 खर्च होगा। ठीक है, और टोटल कार्बन कितने फिक्स किए हमने? 12 कार्बन फिक्स किए फॉर सुक्रोज। अब आते हैं नेक्स्ट, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो 10 में कितना हो गया? 60 कार्बन फिक्स करना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने फिक्स करने हमें? 60 कार्बन। एक साइकिल में कितना एटीपी लगता है? 3, 60 into 3, यानी कि 180 एटीपी का खर्चा होगा।
60 इंटू 2 120 NADPH2 का खर्चा होगा टू फिक्स 60 कार्बन थ्रू कैल्विन साइकिल। किस बच्चे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे? एवरीबडी। वो अपने नाम के आगे दिल बना सकते हैं, थम्स अप लगा सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका PYQ है, पिछले साल का PYQ क्वेश्चन, नीट का PYQ क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप अभी PYQs प्रैक्टिस करेंगे, जो करने भी हैं आपको, तो आप देखेंगे सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब उस क्वेश्चन को नीट कैसे भी चेंज कर ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता, आपको ट्रिक पता है, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चले अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी। ओहो, फिर से शीट खत्म हो गई गाइस। एक सेकेंड। Question. How many ATP are evolved during reduction of 6 molecules of PGA into 6 molecules of PGAL in C3 cycle? 1, 12, 6, 18. पोल दे देती हूं मैं इसमें, क्योंकि मैंने ऑप्शंस भी बनाए हैं। पोल में आंसर दे दो। Then we will start with C4 cycle, Hatch and Slack pathway. अभी तक आंसर मेरे को आया नहीं है, मतलब पोल का रिजल्ट मेरे सामने नहीं आया है। तो बेटा यहाँ पे मैंने एटीपी इवॉल्व्ड लिखा है। इवॉल्व्ड का मतलब एटीपी बना कितना है। तो आपको पता है C3 साइकिल में एटीपी बनता नहीं है, बल्कि वो यूज होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा शब्द है, सिर्फ 12.5% बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। छोटी सी मिस्टेक है, बट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा 0, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं, सॉरी एटीपी इवॉल्व नहीं होता है, एटीपी यूज होता है। सो दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड छोटा सा पॉइंट। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम नेक्स्ट पाथवे पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है C4 साइकिल। एवरीबडी, D E C4 cycle, which is also called as Hatch and Slack pathway. ये लो, हेडिंग लिख लो। Now पहला क्वेश्चन, why C4 cycle is called as C4 cycle? पहला क्वेश्चन, why it is called C4 cycle? आंसर बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा C3 साइकिल का था, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो कितने कार्बन का है बच्चों? वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OAA भी लिखते हैं। क्या आंसर है इसका?
क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पे लोकेशन, इसका प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन है इस साइकिल का? हु एक्सेप्ट्स द CO2? इज इट द RuBP और इट इज पेप? पेप इज फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। कौन करता है? तो यहां पे जो कार्बन को एक्सेप्ट करने वाला है पहली बार, जो सबसे भूखा है CO2 के लिए, वो कौन है? पेप। पेप की फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फो इनॉल पिरुवेट। ये एक तरह का 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, नाउ प्राइमरी एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो C4 साइकिल में यूज हो रहा है? यहां पे रुबिस्को नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे RuBP यूज नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पे रुबिस्को की जगह कौन लगेगा? पेपकेस। यह एंजाइम कौन सा लगेगा? पेपकेस, पेप कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है एंजाइम का? पेप कार्बोक्सिलेज, जिसे काम करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए इसको भी, पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ C4 साइकिल? आखिर ये C4 साइकिल कहां होती है? हमारे मोनोकॉट प्लांट पे, अभी वो भी बताऊंगी मोनोकॉट के बारे में। कहां पे होती है? ये होती है मीजोफिल सेल्स में। C4 साइकिल कहां पे हो रही है? मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स ऑफ मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में C3 साइकिल कहां होती है? लोकेशन ऑफ C3 साइकिल इन मोनोकॉट्स कहां पे बताई थी मैम ने? मोनोकॉट्स में C3 साइकिल कहां बताई थी मैम ने? बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में होगी हमारी C3 साइकिल इन मोनोकॉट्स। तो C4 साइकिल मोनोकॉट्स में होती है, डाइकॉट्स में होती है, ओनली मोनोकॉट्स में होती है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा अभी, डोंट वरी। अभी जैसे जैसे हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे, ये तो अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, अभी साइकिल पे आने दो बेटा। ये सिर्फ मोनोकॉट्स में होती है C4 साइकिल। सो दिस इज अ, देखो बेटा, सिंगल लोग के पास एडिशनल एडवांटेज होती है। क्या एडवांटेज होती है उनके पास? कि वो अकेले मूवी देखना सीख लेते हैं, वो अकेले मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खाना सीख लेते हैं। अब कोई हो तो भी चलता है, कोई ना हो तो भी चलता है। दे हैव गॉट एडिशनल पावर्स, दे डोंट हैव डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग। यस, जो सिंगल लोग होते हैं वो अक्सर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनके पास 2 तरह की साइकिल होती है, C4 भी C3 भी। C4 और अच्छा काम करेगी, C3 तो काम करती ही करती है। चलो अब देखो, आराम आराम से करो, घबराओ मत किसी चीज के लिए। अब एक चीज बताती हूं, मोनोकॉट्स, C4 साइकिल अकर्स इन, C4 साइकिल अकर्स इन ओनली मोनोकॉट प्लांट। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने 3 दी है। एक तो हो गया भुट्टा, जो इस टाइम बारिश के दिनों में खाने में आता है, बिल्कुल मजा, हल्का सा नींबू, हल्का सा चाट मसाला, अच्छा सा भुना हुआ, ठीक है। एक होता है गन्ना, यानी कि शुगर केन,
ठीक है, और तीसरा हमारा सोरगुम। ये हमारे 3 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने। ठीक है, एसएमएस गाइस, एसएमएस C4। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है, सॉरी। अब आते बेटा, देखो आखिर आप कहेंगे मैम ऐसा इसके पास क्या है मैम कि ये अकेले भी जी सकता है? मैम मुझे जानने का है ऐसा इसके पास क्या है कि सोलो लोगों के पास ये सख्त कैसे बन रहे हैं? मैम वी वांट टू नो सख्त कैसे बना जा सकता है। तो उसके लिए बेटा एक अलग से स्ट्रक्चर होता है मोनोकॉट्स में, जो डाइकॉट्स के पास नहीं होता है, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रैन्स एनाटमी। क्या कहते हैं इसको? क्रैन्स एनाटमी, जिसे भेदना उतना ही मुश्किल है जितना मछली की आंख को भेदना था महाभारत में। ठीक है बच्चों, तो आखिर कैसे सख्त बना जाए ये मैं आपको बताने वाली हूं क्रैन्स एनाटमी में। ये सिर्फ C4 प्लांट्स के पास होती है जो सोलो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैस्कुलर बंडल से। ये हमारे क्या है? वैस्कुलर बंडल्स। ये वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सबसे अंदर क्या बनाया हमने? जाइलम एंड फ्लोएम। अबे आंख को मछली की आंख को किसने भेदा था गधे? अर्जुन ने। अर्जुन किस में था? महाभारत में। इन्हें ये सब नहीं पता? ये करेंगे नालायक, इनका सब्जेक्ट बनाओ ये। बक नहीं तो अभी सैयारा की स्टोरी पूछ लू तो रो रो के बता क्यों छोड़ के चली गई? नालायक कहीं के, हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। चलो, ये हमारे सेल्स है। क्या है? हमारे सेल्स। ये हमारे सेल्स कौन से हैं? बंडल शीट सेल्स। जो बंडल्स के साथ चिपके हुए हैं वो है बंडल शीट सेल्स, और जो बाहर की तरफ बड़े बड़े सेल्स हैं ये है मीजोफिल सेल्स। ये देखिए, ओके। तो सबसे बाहर वाले सेल्स कौन से गाइस? दीज आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में कौन सी साइकिल चल रही है? फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद जो बंडल से, वैस्कुलर बंडल से चिपके हुए सेल्स को बोलेंगे बंडल शीट सेल्स, क्योंकि चिपके हुए हैं किसे? बंडल से। बंडल शीट सेल्स। यहां पे कौन सी साइकिल चल रही है मोनोकॉट्स में? बताइए। अभी याद हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी क्योंकि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां पे कौन सी है? C4 साइकिल। यहां कौन सी है? C3 साइकिल। 2 साइकिल चलती है इसमें। अब बंडल शीट सेल की खासियत क्या है? अब देखो इन सेल्स की खासियत क्या है। एक अपने आसपास कवच बना लिए गाइस, कवच बना लिए। ये कवच कैसे है? जिसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई भी मेनका नाच के इसे भेद नहीं सकती है। हुहा हुहा। ठीक है, वहां पे ऋषि सिंह फुट लो फुट लो। ठीक है, तो यानी कि देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कोई नहीं है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ए ग्रैनल, इनमें ग्रानाज नहीं होते हैं। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रानाज नहीं होते। थाइलाकॉइड लूज पड़ा होता है इसमें। ठीक है, इनकी वॉल्स कैसी होती है? थिक होती है, जिसे भेद ही नहीं जा सकती, थिक वॉल्स। इनके पास क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। PYQ क्वेश्चंस। चलिए, मैम ये बंडल शीट सेल्स की फीचर है। यस अनामिका। मैम मेरे तो 6th और 7th में सिलेबस में थी,
रिद्धि, वेरी गुड। अरे हो गया, 1 घंटा हुआ है, सिर्फ एक साइकिल पढ़ाई है मैंने आज। ए ग्रैनल का मतलब होता है विदाउट ग्रैना, ए मीन्स एब्सेंट। C3 तो सब में होता है, डाइकॉट मोनोकॉट सब में। चलो भाई, तुम तो आज क्लास को बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्यों। आ जाओ भाई, यहाँ पे 2 सेल बना रहे हैं अब हम। अगेन एनसीईआरटी डायग्राम गाइस। ऊपर वाला सेल कौन सा है? मीजोफिल सेल। ऊपर वाला सेल कौन सा है? मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल में कौन सी साइकिल चलती है? C4 साइकिल। नीचे वाला सेल कौन सा है इसका? बंडल शीट सेल। कौन सा है? बंडल शीट सेल। कौन सी साइकिल चलती है इसमें? C3 साइकिल। इन दोनों सेल्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। बस इतना बना लो, उसके बाद कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा। बस इतना बना के छोड़ दो नोट्स में, फिर समझना, और फिर समझने के बाद खुद से लिखना। आओ, अब समझे? ओके बच्चों, अब आंसर देने की कोशिश करना, समझना। तो यहाँ पे हम 2 साइकिल चलाने वाले, एक C4 साइकिल और एक C3 साइकिल। C4 साइकिल शुरू हो रही है इसके प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर से, और प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन सा है इसका? पेप। तो यानी कि हम यहाँ स्टार्ट करेंगे साइकिल पेप से। पेप क्या था? फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। फिर उसके बाद यहां पे जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है? स्टोमेटा से। और स्टोमेटा में ये CO2 कहां से आता है? एटमॉस्फियर से। तो यानी कि सोर्स ऑफ CO2 क्या हमारा? एटमॉस्फियर, चाहे वो डाइकॉट प्लांट हो चाहे वो मोनोकॉट प्लांट हो। ठीक है, अब यहां पे CO2 ये 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, यानी कि 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? हितेन, वेरी गुड। पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा C4 साइकिल वो 4 कार्बन का होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, OAA। अब इसको बनाने के लिए, इस कार्बन फिक्सेशन के लिए मुझे एक प्राइमरी एंजाइम भी चाहिए, कार्बन फिक्सिंग एंजाइम चाहिए। उसका नाम क्या होगा? पेपकेस। यहां पे एंजाइम कौन सा लगेगा? पेपकेस, जिसे मैग्नीशियम चाहिए काम करने के लिए। इज द स्टेप नंबर 1 क्लियर टू एवरीवन? बहुत आसान था, ये भी कार्बोक्सिलेशन ही है, बिकॉज वी आर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अपने आइसोमर में बदल जाएगा। इसका आइसोमर क्या है? मैलिक एसिड, मेलेट, मैलिक एसिड। ये भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का आइसोमर है ये। नाउ मैलिक एसिड इस प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से मीजोफिल सेल से पहुंच जाएगा आपके बंडल शीट सेल में। ये पहुंच गया मैलिक एसिड, किसकी मदद से? प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से। कहां पहुंच गया? बंडल शीट सेल में। अब यही मैलिक एसिड से एक बनेगा आपका पिरुवेट।
क्या बनेगा? पिरुवेट, जो कि आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है, और एक CO2 को दे दिया जाएगा C3 साइकिल में। यानी कि अब C3 साइकिल अपना काम शुरू करेगी, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। यहां से अब पूरी C3 साइकिल शुरू होगी, यानी कि पहला कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन, तब जाके ग्लूकोज बनेगा, तब जाके ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इस पिरुवेट का क्या करें? इस पिरुवेट से वापस से हम बनाएंगे फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, यानी कि इसमें हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए मुझे एटीपी का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एटीपी में ही तो होता है फॉस्फेट। यानी कि इस स्टेप पे हमारे लगेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का खर्चा, और एंजाइम होगा पेप सिंथेटेज, पेप सिंथेटेज। अब आप कहेंगे मैम जब C3 साइकिल हो ही रही है तो मैम ये C4 साइकिल करने की जरूरत क्या थी, ये बताना। कार्बन फिक्स कर तो रहा था मैम वो, ये फालतू में ये करने की क्या जरूरत है? इट इज कॉल्ड डबल चेक, इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ CO2। मान लो कि CO2 नहीं है तो इसका एंजाइम तो ऑक्सीजन फिक्स करने बैठ जाता है। तो मैं नहीं चाहती मोनोकॉट प्लांट में किसी भी सिचुएशन में रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करे। तो अगर मैं नहीं चाहती रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करे तो मुझे उसे हमेशा क्या देना पड़ेगा? CO2, क्योंकि जहां CO2 कम हुआ ये नालायक रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स कर देता है। तो इसलिए अगर मैं चाहती हूं ऐसा काम ना हो तो मुझे हमेशा कॉन्टिन्यूस सप्लाई किसकी देनी पड़ेगी? CO2 की। इसलिए मैंने एक और यहां पे मशीन बिठाई कि भाई तू इसको लगातार CO2 दे फिक्स कर करके। फिर एक बच्चे ने सवाल पूछा, मैम आखिर ये क्यों पहले फिक्स कर रहा है, ये क्यों नहीं पहले फिक्स कर रहा? क्योंकि पेपकेस रुबिस्को से भी ज्यादा भूखा है CO2 के लिए गाइस। अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है आखिर असली भूखा कौन है CO2 के लिए, तो आप कहेंगे पेपकेस ज्यादा भूखा है रुबिस्को से। इसलिए हल्की सी भी CO2 होगी एटमॉस्फेयर में वो उसे पकड़ के भी फिक्स कर देगा, इतना भूखा है। जबकि CO2, अब देखो रुबिस्को के पास ना बेटा 2 ऑप्शन है, वो मेहनत क्यों करेगा? अबे CO2 मिलता है तो आ जा, नहीं है तो चल ऑक्सीजन तू आ जा, मेरा काम चलना चाहिए। बट पेपकेस कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ CO2 के लिए लॉयल हूं, कम हो ज्यादा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी छोटी हो लंबी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मोटी हो पतली हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी बीवी चाहिए बस। तो इसलिए इसके नाम में सिर्फ पेपकेस है, ऑक्सीजनेज नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो कौन एवोल्यूशनरी ज्यादा एडवांस है? हु आर मोर सेंसिटिव टू द लेवल ऑफ CO2, हु हैज अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ CO2? इट इज मोनोकॉट्स। दैट्स व्हाई दे आर मोर एडवांस, क्योंकि सीख चुके हैं। है भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहां पे पेपकेस shows more affinity for CO2 even at very low concentration of CO2 in atmosphere as compared to Rubisco. वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन। मैम डाइकॉट में मैम CO2 की एब्सेंस में ऑक्सीजन फिक्स हो गया क्या? हाँ खुशी हो गया या मैम अगर मोनोकॉट में C4 से CO2 मिलता है तो डाइकॉट में, अरे भाई CO2 मिलता नहीं है, फिक्स होता है मेरे बेटे, रजत बेटे। CO2 तो एटमॉस्फेयर से आता है हमेशा, यहाँ पे फिक्सेशन होता है। चलो अब इसको बनाओ, समझ के लिखो एक बार। अभी इसकी मुझे बैलेंस शीट बनवानी है, फिर से क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्टिंग से। बेटा सुबिया तुम मेरी बात सुनती हो बेटा? एक तुम प्लीज सुबिया मेरा लेक्चर ना म्यूट पे देखना बंद करो।
इतना गला फाड़ फाड़ के मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको। जो आप सवाल पूछते हो ना, मैं सारे सवाल क्लास में बताती हूँ, पता है। ये मेरा पहला सवाल था, आखिर क्यों इसके पास C4 है, ये अब भी समझाया है। इसी लेक्चर को 5 मिनट पीछे देख लेना बेटा, उसमें मैं चिल्ला ही रही होंगी। म्यूट पे मत देखा करो मेरे लेक्चर, मारूंगी तुम सबको पकड़ पकड़ के। क्या करूं काव्या, के आ रहे हैं, आई कैन डू एनीथिंग बेटा। चलो आओ, अब आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ C4 साइकिल। C4 साइकिल पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, कितना खर्चा हुआ इस बार ये देखेंगे। देखिए, C4 साइकिल की जगह C4 प्लांट कर लो, C4 प्लांट्स। तो बेटा यहां पे ट्रिक 3 to 1 की जगह क्या हो जाएगी, 5 to 1। क्या ट्रिक हो जाएगी यहां पे, हर एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 5 to 1, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपको 2 NADPH2 का खर्चा लगेगा और 5 ATP लगेंगे। तो यानी कि यहां पे खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है, मोनोकॉट्स के केस में यहां खर्चा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने CO2 की कॉन्टिन्यूस सप्लाई देने के लिए एक और मशीन बिठा दी है, उस मशीन का भी तो अपना खर्चा है मेरे प्यारे बच्चों। तो दे आर वेरी एनर्जी एक्सपेंसिव, देखा जाए तो वेरी एनर्जी एक्सपेंसिव। अब यहां पे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। क्लास टेस्ट, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल, 10 molecules of glucose. Come on guys. चलिए डन, वेरी गुड। अब आते बच्चों, सिंपल सा कैलकुलेशन है, जैसे अभी बताया था। 1 ग्लूकोज यानी कि 5 ATP एक CO2 के फिक्सेशन में खर्च होते हैं, तो यहाँ पे 6 कार्बन को फिक्स करना है, तो खर्चा कितना हो गया, 5 6 जा 30 ATP, वहां पे 18 ATP, यहाँ पे 30 ATP। ये तो आपका सेम रहेगा, 6 into 2 12 NADPH2, एक CO2 नहीं, 1 into 6 6 CO2 फिक्स किए गए हैं इस स्टेप के लिए। नेक्स्ट सुक्रोज, सुक्रोज में 12 कार्बन होते हैं, तो 12 into 5 60 ATP खर्च हो रहा है, सही है ना। ये कितना खर्च हो रहा है, 12 into 2 24 NADPH2, कितने कार्बन फिक्स हुए, 12 CO2 फिक्स किए। इसमें आपके 60 कार्बन फिक्स होने हैं, तो 60 into 5 300 ATP का खर्चा हो रहा है, 60 into 2
120 NADPH2 का खर्चा है, टोटल 60 कार्बन को फिक्स किया जा रहा है। अगर आपने शीट बनाई है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बस अब हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। आइए अब मैं क्वेश्चन कराती हूं। अरे बेटा इतना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, घबराओ मत। बस क्वेश्चन, हाउ मेनी additional ATPs are required to fix one glucose molecule in maize plant as compared to tomato plant? Tomato. अठारह 30 12 6। ओके गाइस, सॉल्व। हाँ बेटा कशिश गोयल। Bunny, you are my honey bunny. चले आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सबसे पहले क्वेश्चन में मेज प्लांट के आपका C4 है, टोमेटो आपका क्या है C3, यानी कि ये मोनोकॉट में आता है और टोमेटो आपका डाइकॉट आता है। ठीक है, तो C4 प्लांट्स में अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है, एक ग्लूकोज के लिए कितना खर्चा होता है बच्चों? पीछे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, 30 ATP का खर्चा होता है। जबकि डाइकॉट में एक ग्लूकोज अगर बनाना है तो मेरा खर्चा कितना होता है? सिर्फ 18 ATP का। तो यानी कि एडिशनल खर्चा कितना हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना हुआ? 30 माइनस 18, 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च होता है वही सेम ग्लूकोज बनाने के लिए जो आपका मोनोकॉट में भी बन रहा है, डाइकॉट में भी बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। कितने बच्चों ने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था? फालतू खर्चा, बस अपने आप को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं सिंगल भी खुश हूं, तो उसके लिए खर्चा कर रहे हैं फालतू। इसलिए डबल हो जाओ, खर्चा कम हो जाएगा। दोनों मिलके कमाना, दोनों मिलके उड़ाना। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ये हो गई हमारी C3 साइकिल, C4 साइकिल, साइकिल साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, केमियोस्मोटिक। अब हम करेंगे C2 साइकिल। नीट का PYQ क्वेश्चन, ये कौन से नंबर की थी साइकिल? E, अब F कर चलेगी ना, चलो F। अब हम करेंगे C2 साइकिल। इसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस भी कहते हैं। रील्स देखने का काम जैसे आप दिन भर करते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस। C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, वेस्टफुल प्रोसेस। नीट का PYQ क्वेश्चन 2022 का। आप देख सकते हैं इस पूरे चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैम ऑलमोस्ट हर लाइन के आगे PYQ लिख रही हूं और लेटेस्ट लिख रही हूं मैं, 5 साल पुराने भी नहीं लिख रही, लेटेस्ट क्वेश्चंस बता रही हूं। तो सबसे पहले वही सवाल मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आंसर अब आपको आता ही होगा। Why it is called as, why it is called as
C2 साइकिल। वही सेम सवाल वही सेम सवाल, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक हमारा 2 कार्बन का प्रोडक्ट है, 2 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। यही क्वेश्चन था PYQ, जिसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। लेट जा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, यही था PYQ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है? चलो आओ, अब मैं तुम्हें साइकिल समझाती हूँ। होता क्या बेटा, सबसे पहले यहां पे हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन समझेंगे। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी ऐसी है कि यहां पे बहुत 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 ही कम CO2 है और बहुत 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 ज्यादा ऑक्सीजन है, कि रुबिस्को को महबूबा ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। एंजाइम कौन सा हमारा? रुबिस्को, RUBP। ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है बेचारे को, CO2 मिल ही नहीं रही है। वो ढूंढ रहे महबूबा, ओ महबूबा कहाँ हो तुम मेरी महबूबा, महबूबा नहीं मिल रही है, तो मजबूरन बेचारे को ऑक्सीजन से काम चलाना पड़ रहा है। सो हियर द रुबिस्को इज एक्टिंग एज ऑक्सीजनेज, नॉट कार्बोक्सिलेज। तो यहां पे एंजाइम लगेगा रुबिस्को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो ये हमारा 5 कार्बन का है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा 3+2 में। 3 वाला क्या होगा? फॉस्फोग्लिसरेट। एक मॉलिक्यूल बनेगा आपका फॉस्फोग्लिसरेट में और दूसरा मॉलिक्यूल आपका बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 कार्बन का है ये 3 कार्बन का है। देख रहे हो बेटा, वक्त बदलते समय नहीं लगता, ऐसे ऐसे बदल जाता है। सो यहां पे रुबिस्को फिक्स ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज मिला या नहीं मिला गाइस इस प्रोसेस में? एवरीबॉडी नाउ टेल मी, ग्लूकोज मिला? ग्लूकोज मिला? नो, नो ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए प्रोसेस को क्या बोला है? वेस्ट प्रोसेस। वेस्ट प्रोसेस है भाई, वेस्ट, फालतू की प्रोसेस, निकौमी प्रोसेस। क्या इस प्रोसेस में ATP NADPH2 कुछ मिला? नहीं, नो ATP NADPH2 प्रोड्यूस्ड। सब फालतू में काम चल रहा है। टेक्निकली ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज ए इनहिबिटर, CO2 बाइंड कर लेता। अगर आप CO2 बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन हट के CO2 बाइंड कर लेगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है दोनों के बीच में। ये जो प्रोसेस है दिस अकर्स ओनली इन डाइकॉट्स। अबे अकेला इंसान किससे झगड़ेगा ये तो बता, किससे झगड़ेगा? किसी से झगड़ेगा ही नहीं, अकेला हूं तो किस बात का झगड़ा? अनबन तो वहां होगी ना जब डबल होंगे। तो ऐसी वेस्टफुल लड़ाइयां कहाँ होती है? कपल्स के बीच में। अकेला कैसे लड़ेगा? मेरे को तू पसंद नहीं है, कैसे लड़ेगा? लड़ ही नहीं पाएगा। तो यहां पे देखिए ओनली इन डाइकॉट्स, टाइम वेस्ट करने की सुपर स्कीम। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनल्स में होती है। इसके लिए 3 ऑर्गेनल्स चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, फिर आपका चाहिए पेरोक्सिसोम, फिर आपका चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलता है CO2, CO2 इन एटमॉस्फियर। तो यानी जो फिक्स करना था अब उसे बाहर फेंका जा रहा है। सोचो तो कितना बदतमीजी है।
मैम फिर ये होती क्यों है भाई? एंजाइम है ना, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया उसका। अब एनवायरमेंट में CO2 ज्यादा होना भी खतरनाक है बाबू। अगर आप प्योर ऑक्सीजन में, आजकल आपको पता है ना वो अमीर लोग प्योर ऑक्सीजन लेते हैं जवान रहने के लिए, अलग अलग काम करते हैं जवान रहने के लिए, प्योर ऑक्सीजन लेना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे साइकिल के। बुटॉक्स, ओए होए, बुटॉक्स, बॉटॉक्स, आज खत्म हो जाएगा। मैम ने एक चैप्टर ऐसा पढ़ाया कि चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। चलो आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। एक तो यार स्लाइड है बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। अभी तो काफी कुछ बचा है इस चैप्टर में, काफी लंबा चैप्टर है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, C2 साइकिल किसमें नहीं होती है? यस, पहला पॉइंट, C4 प्लांट्स यानी कि मोनोकॉट्स डू नॉट शो C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन because Rubisco in bundle sheet cell is continuously supplied with CO2 by pepcase enzyme, which has higher affinity for CO2. Rubisco fixes oxygen only under high concentration of atmospheric oxygen. अरे लिखवा तो दिया यशवी पहले भी। लिखिए सब। जी जी CAM pathway, also called as crustacean acid metabolism.
ये मैम एनसीईआरटी में कहा है। अब बेटा आप नीट की कोचिंग कर रहे हैं, थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ाएगी ना मैम, बट ये एक्स्ट्रा नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये टर्म आपको इकोलॉजी में दिखता है। अच्छा टीचर यहीं करा देता है क्योंकि यहाँ पे पूरा चल रहा है, बच्चा रिलेट कर पाता है। वहां पे समझाओ बच्चा तब तक फोटोसिंथेसिस ही भूल चुका होता है। किसने कहा ये लास्ट टॉपिक है? अभी तो पूरी एनसीईआरटी की टेबल करनी है हमें। ज्यादा हीरो मत बना करो मेरी क्लास में। कितनी बार बोलूं मैं? थक चुकी हूं मैं तुम्हें ये बोल बोल के कि तुम मेरी क्लास के हीरो नहीं हो, मैं हूं। चलो पिटाई कर दूंगी। कैम्प पाथवे सबसे पहले अकर्स कहां पे होता है? ये कैम्प पाथवे, ये स्पेशल पाथवे है, ये स्पेशल ताकत है जो किसको दी गई है? डेजर्ट प्लांट को। किसको दी गई है बच्चों? डेजर्ट प्लांट्स। तो ये ताकतवर पाथवे किसमें है? डेजर्ट प्लांट्स में। डेजर्ट प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स। ऐसे पेड़ जो कम पानी में रहते हैं, जैसे ओपनशिया, जैसे कैक्टस, जैसे कांटे जो अक्सर आपके दोस्त बुन लेते हैं आपके लिए, ठीक है? तो यहां पे कैक्टस बना लेते हैं। आओ बेटा ओपनशिया, कैक्टस जो बनाना है बना लो। आ जाओ, ये देखो ये कांटे हैं, ये देखो कांटे। कांटे नहीं कटते दिन और रात, कहनी थी तुमसे एक ही बात, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आइए ये देखते हैं। सबसे पहले जो इनकी लीव्स है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। तो लीव तो बन गई है, कांटे नहीं कटते दिन और रात, ठीक है? वहीं पे जो इनका स्टेम है, स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म photosynthesis, to perform photosynthesis. Stem modified to perform photosynthesis. ऐसे स्ट्रक्चर को फाइलोक्लेड बोलते हैं, फाइलोड बोलते हैं। फाइलोक्लेड, सी से मैंने बताया था स्टेम, स फाइलोक्लेड। ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रही हूं ना। नेक्स्ट, दे हैव व्हाट? दे हैव थिक क्यूटिकल। इनके पास थिक क्यूटिकल होता है जिसे प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन, प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। अभी तो मैं डेजर्ट अडेप्टेशंस लिखवा रही हूं तुम्हें सारी। इनके जो स्टोमेटास होते हैं वो ऊपर ऊपर होते हैं या धसे होते हैं? संकिन होते हैं, संकिन स्टोमेटा अंदर की तरफ होते हैं जिससे कि कम वाटर लॉस हो। अब इस स्टोमेटा का बड़ा अलग ही रोल है गाइस। ये स्टोमेटा रात के टाइम खुलते हैं और दिन के टाइम ये क्लोज होते हैं, क्योंकि अगर ये दिन के टाइम खुल गए तो भाई सारा पानी उड़ जाएगा, फिर दही जमा लो तुम लोग बैठ के साथ में। रात के टाइम तो धूप कम होती है तो कम वाटर लॉस होता है, इसलिए स्टोमेटा रात में खुलेगा, CO2 रात में आएगी। और डार्क रिएक्शन टेक्निकली कब होगा? CO2 फिक्सेशन कब होगा? रात में। तो यहां पे मैं कह सकती हूं C3 साइकिल रात में होती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? द डे टाइम और नाइट टाइम। तो यहां खाना रात में बनता है, दिन भर में ये ATP बनाते हैं लाइट रिएक्शन से। भगवान की भी लीलाएं अलग है, अलग अलग चीजें करते रहते हैं गॉड। अब एनसीईआरटी की टेबल बनाएंगे 11.1 विच इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। उसके बाद वी विल डू एनसीईआरटी रीडिंग। बना लो बच्चे, लिख लो, जब लिख लो तो मुझे बता देना। NCERT 11.1 is going to be homework and now we will start with NCERT reading.
मैंने कब का चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल होगा चैप्टर कंप्लीट। कैसे सोच लेते हो तुम आगे से आगे? छुट्टी में अभी पूरे आधा घंटा बाकी है। आइए एनसीईआरटी टेबल 11.1, वो बड़ी सी टेबल है डिफरेंस की, ठीक है। यहां पे हम करेंगे पैरामीटर्स, काफी लंबी टेबल, एक पेज की टेबल अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में बनी हुई है, उसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। यहां हम लिखेंगे C3 साइकिल, यहां हम लिखेंगे C4 साइकिल, ठीक है। पहला, सेल इन विच साइकिल अकर, किस सेल में साइकिल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी मुझे, रुको मैं एनसीईआरटी ले आती हूँ। ये रही मेरी प्यारी एनसीईआरटी, पन्ना पन्ना निकल रहा मेरी एनसीईआरटी का यार, बहुत जीवन में समस्याएं हैं। ये रही, ओ फट जाएगी यार। ओके, सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। ओके, सेल टाइप in which the initial carboxylation occurs। यहाँ पे C3 लिख दो, C3 cycle occur। Third, how many cell types does the leaf have that fix CO2? How many cell types does the leaf have that fix CO2? Fourth, which is a primary CO2 acceptor? Fifth, number of carbons in the primary, अच्छा, number of carbon in primary CO2 acceptor। Next, which is a primary CO2 fixation product? अच्छा, first stable product। Next, number of carbon in the primary CO2 product, number of carbon in first stable product। Eighth, okay, does the plant have rubisco? Rubisco present or absent? Ninth, pepcase present or absent। लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैम इतना लिखने से अच्छा स्लाइड निकाल लो। नहीं बेटा, मैं शॉर्टकट्स नहीं लेती। लिखिए, और आप भी लिखिए सब। चलो नेक्स्ट, 10th, ओके, विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को? ओके, रूबिस्को लोकेशन। पिछला वाला बैच अच्छा था, मेहनत करता था, इसलिए बहुत रिजल्ट आया है इतने टफ पेपर में भी। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर लाइट कंडीशन, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। ये वाला छोड़ देना, ये फैक्टर्स जब कराऊंगी तब होगा ये वाला 11th पॉइंट, बिना फैक्टर्स के नहीं होगा ये। वेदर फोटो रेस्पिरेशन is present at low light intensity, C2 cycle। whether अरे होता ही नहीं है C4 में तो। whether photo respiration would be present at low CO2, C2 at low CO2 concentration। okay, CO2 at high CO2 concentration।
टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है इनका, और एग्जाम्पल। होमवर्क लिखो इसको, लिखते नहीं हैं तभी तो याद होता नहीं है। बायो, इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम, वो कल की क्लास के बाद आप लिख पाएंगे। लाइट इंटेंसिटी वाला भी, ये भी आप कल की क्लास के बाद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने फैक्टर्स अभी तक एक्सप्लेन किए नहीं है मेरे बच्चों। चलिए अब एनसीईआरटी निकालिए सब, विल डू एनसीईआरटी रीडिंग। यस, वी विल डू एनसीईआरटी रीडिंग। कम ऑन, टेक आउट योर एनसीईआरटीज। केमियोस्मोसिस से पढ़ना आज हमें, यहां से। चले, वेरी इंपॉर्टेंट केमियोस्मोसिस। आइए, हाँ कल चैप्टर में खत्म कर दूंगी, कल चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और कल इसके क्वेश्चन डिस्कशन भी होंगे। कम ऑन। तो मैंने टॉपिक लिखे थे C3, C4, कैम, C2, आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया ये सब। इसको क्या हो गया? आ जाओ भाई, केमियोस्मोटिक थियरी या केमियोस्मोसिस। Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. तो ATP कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां बनता है ATP? प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में, दो जगह बनता है, ठीक है। The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in respiration, photosynthesis to ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a membrane. तो यहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से ATP synthesis के लिए guys? Which is the most important factor for photosynthesis, for ATP synthesis, proton gradient. और ये जो proton gradient है ये किसके बीच में बनता है? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड के बीच में, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड के बीच में, जहां पे बहुत ज्यादा H+ होता है, एंड दूसरा कौन सा है? स्ट्रोमा के बीच में, स्ट्रोमा में बहुत कम H+ होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में बनता है प्रोटोन ग्रेडियंट। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकोइड, लिख दिया ऊपर मैम ने। देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटोन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? कौन सी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एसिड बन रहा है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। That is in the lumen of thylakoid. In respiration, protons accumulate in the intermembranous space of mitochondria when electrons move through ETS. ये चीज अभी छोड़ दो, ये वाली लाइन बिल्कुल इग्नोर मारो अभी, क्योंकि ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आएगा। Let us understand what causes a proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that takes place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. यानी कि इसमें हम कौन सी साइकिल के बारे में बात करेंगे? या हम बात करेंगे पहले नॉन साइक्लिक के बारे में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, और उसमें ल्यूमेन की साइड पे कौन सा रिएक्शन होता है? फोटोलिसिस, और इसी फोटोलिसिस के कारण क्या बनता है? प्रोटोन, ठीक है। Since splitting of the water, ये लिखा है मैम ने, splitting of the water molecule takes place on the inner side of the membrane. कौन सी membrane? फिर से बताइए मैम को, कौन सी membrane? कहां पे होता है? Inside of thylakoid membrane. The protons or hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid. अब आपको पता लगा बेटा थाइलाकोइड में क्यों प्रोटोन बनता है, क्यों हाइड्रोजन आयन बनता है। क्या रिएक्शन एक बार लिख ले गाइस हम, 2H2O in the presence of manganese in the presence of chloride gives you 4H+, 4 electron and oxygen. ये ऑक्सीजन कहां जा रही थी?
एटमॉस्फेयर में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे थे? PS2 के पास। और ये जो प्रोटॉन है ये कहां पे है? आपके ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में। ये मैंने इस तरीके से भी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एज इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? अभी मैंने लिखवाया है, सेम चीज एनसीईआरटी लिख के बता रही है। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम। कोई बता सकता है कौन सा फोटो सिस्टम होगा यहां पे बच्चों? कौन सा फोटो सिस्टम पे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन? बताइए जल्दी से। PS2 के पास। कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? PS2 के पास, वो भी कौन सी साइकिल में? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। Protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of the membrane. Who is the primary acceptor of electron? PEA याद आया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे बना था। ऐसे देखो, याद करो, यहां फोटो सिस्टम ये PS2 है। डायग्राम याद करो जो मैम ने बनाया था। बाहर की साइड मैम ने बनाया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, यही सेम लाइन है। सो hence this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. कितनी घटिया अंग्रेजी है, किसी बच्चे को समझ नहीं आ सकती। ये क्या कह रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, प्रोटॉन ल्यूमेन साइड पे आया। बस ये बताना चाह रहा है इस लाइन में गाइस, बस, और कुछ नहीं बताना चाह रहा। महाघटिया अंग्रेजी है। इसके अलावा ये नहीं कह रहा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है आउटर साइड पे, ये जा रहा है कहां पे? आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास, जबकि ये कहां आ रहा है? इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि ल्यूमेन की साइड पे, ठीक है। द NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम कहां पे होता है? स्ट्रोमा की तरफ। याद करो, ये एंजाइम कहां होता है? स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम किसमें होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। is located on the stroma side of the membrane. कौन सी membrane? Thylakoid membrane. Along the electron that come from the acceptor of electrons of PS1, protons are necessary for the reduction of NADP+. ये जो प्रोटोन बाहर निकलता है, बेटा याद करो मैम ने कल बताया था, ये जो प्रोटोन बाहर निकलता है ये कहां जाता है? ये जाता है NADP+ के पास। NADP+, you get 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके आपको बनता है NADPH2। यही चीज, यही रिएक्शन इन्हें इस स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। देखो कैसे लिखा है, देखो, along with electron that come from the acceptor of electron of PS1, protons are necessary for the reduction of NADP+ to NADPH2. These protons are also removed from the stroma. तो टेक्निकली ये H+ हमने स्ट्रोमा से भी हटा दिया जो बाहर आया, ठीक है। Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is accumulation of proton. तो ल्यूमेन में प्रोटोन आता जा रहा है, स्ट्रोमा से उसे हटाया जा रहा है। दैट मीन्स एक प्रोटोन ग्रेडियंट हर वक्त बनाया जा रहा है। दिस क्रिएट्स प्रोटोन ग्रेडियंट across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in the pH of the lumen. Lumen कैसा है? जलजला, जलजला। Why are we so interested in the proton gradient? क्यों इंटरेस्टेड है प्रोटोन ग्रेडियंट में? क्योंकि पता है ATP मिलेगा, पैसा मिलेगा। This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP. जब जब ये gradient टूटता है ATP मिलता है। The gradient is broken due to the movement of protons across the thylakoid membrane to the stroma through the transmembrane protein F0 and F1. ये रहा transmembrane protein, ये देखिए F0 and F1, same diagram, ठीक है, of the CF0 of the ATP synthase enzyme. ये वो एंजाइम है जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। The ATP synthase enzyme consists of two parts. One is called F0, which is embedded in the thylakoid membrane,
and forms a transmembrane channel that carries out the facilitated diffusion of protons across the membrane. The outer portion of the ATP synthase is called F1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane of the side facing towards the stroma. The breakdown of gradient provides enough energy. जब ये टूटता है, जब H प्लस बाहर आता है तो काफी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हम बनाते हैं ATP. So chemiosmosis requires a membrane. One, ये membrane कौन सी है? Thylakoid. Proton pump between lumen and stroma and a proton gradient and ATP synthase. ये आपका PYQ line है, PYQ. Energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or high concentration of protons within the thylakoid lumen. ATP synthase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. यानी कि अब ATP और NADPH2 किसके लिए यूज होगा? C3 साइकिल के लिए. किसके लिए यूज होगा? डार्क रिएक्शन के लिए. किसके लिए यूज होगा? सिंथेसिस ऑफ शुगर के लिए. ठीक है? नेक्स्ट सेम है लविता. Now where are the ATP and NADPH2 use? C3 साइकिल में यूज होंगे, C4 साइकिल में यूज होंगे. आओ देखते हैं इसको. We learned that the products of light reaction are ATP, NADPH2 and oxygen. तीन चीजें मिलती है हमें लाइट रिएक्शन में. ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है. ऑक्सीजन diffuses out of the chloroplast while ATP, NADPH2 are used to drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugars. तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चला गया, तो बचा क्या पीछे? ATP and NADPH2. अब हम शुगर बनाएंगे. सिंस हम शुगर बना रहे तो दिस पार्ट ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस फेज को क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक फेज. दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट में भी हो सकती है, डार्क में भी हो सकती है. ठीक है? Okay, and the products of the light reaction. So ATP and NADPH2 इसे चाहिए. इसके अलावा इसे एक CO2 चाहिए और पानी भी चाहिए. पानी क्यों चाहिए? फोटोलिसिस के लिए. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. If then light is made available, the synthesis starts again. क्योंकि ATP और NADPH2 बन जाता है. ठीक है? Now let us now see how the ATP and NADPH2 are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with water to give us glucose or sugar. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into the reaction of fixed. Just after World War II, अरे ये सब कहानी भी पढ़नी पड़ती है. Among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of, now this is very important line बच्चों, it was Melvin Calvin, मैंने उल्टा नाम लिख दिया था भाई, is exemplary. The use of radioisotope 14C by him in algal photosynthesis studies led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. ये पॉइंट मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, इसलिए आप बच्चों को ये लिखना है. रेडियो आइसोटोप कौन से यूज किया था? 14C. किसके ऊपर डिस्कवरी हुई थी? एल्गल फोटोसिंथेसिस पे. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway. Hence it was called Calvin cycle after him. The first stable product was 3-phosphoglyceric acid or phosphoglycerate or PGA. तो first stable product कौन सा हो गया बच्चों? Phosphoglycerate. Scientists also try to know whether all plants have PGA as a first stable CO2 product fixation or whether any other product was formed in other plants. Experiment conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product was 4-carbon compound. 4-carbon compound that was called as oxaloacetic acid or OAA. तो एक में 4 कार्बन का है, एक में 3 कार्बन का है.
Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be two main types. दो टाइप के प्लांट्स पता लगे, एक C3 वाले और एक C4 वाले. These two groups of plants showed other associated characters that we will discuss later. अरे 3 पीजिए, लोकेशन ऑफ फॉस्फेट. तुम लोग को केमिस्ट्री नहीं आती है? 3 का मतलब क्या है? लोकेशन है उसकी, फॉस्फेट की. 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तीसरी पोजीशन पे फॉस्फो ग्रुप लगा हुआ है. भाई तुम केमिस्ट्री पढ़ो ढंग से, नालायकों वाले काम करते हो तुम लोग. सही बता रही हूं. द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. चलो आओ ये देखो. अब let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand dark reaction. How many carbon atoms would be molecule have which after accepting CO2 will give you 3 carbon compound? ठीक है. Now the studies very unexpectedly show that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar. तो ये जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, ये एल्डिहाइडिक शुगर है या कीटो शुगर है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. यस आ जाता है. यस हाँ जी. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि RUBP इज अ कीटो शुगर या एल्डिहाइडिक शुगर? ये भी क्वेश्चन बन सकता है. Did any of you think of this possibility? Do not worry. The scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believe that since the first product was C3 acid, the primary acceptor would be 2 carbon compound. They spent many years, but बाद में पता लगा 5 कार्बन का है. इतनी बकलोल NCERT है ना. क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ेगा बच्चा, क्या उसका इंटरेस्ट बनेगा? मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा. चलो. Calvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. चक्र की फॉर्म में. RUBP was regenerated. Now let us see how Calvin pathway. अरे let us see चल रहा है तब से. अब बेटा मैं फर्स्ट स्टेप से पढ़ रही हूँ, ठीक है? आ जाओ. कार्बोक्सिलेशन यानी कि फिक्सेशन ऑफ CO2. Carboxylation is a fixation of CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle, which CO2 is utilized for carboxylation of RUBP. अगर इस वाली लाइन को हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये ऐसा दिखेगा, RUBP plus CO2. Now this reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase oxygenase. कौन कर रहा है इसको? रुबिस्को. मैग्नीशियम. इस पूरी लाइन को एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख दो. इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA. और आपको क्या मिले? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA phosphoglyceric acid. Since the enzyme also has an oxygenation activity, it would be more correct to call RUBP carboxylase oxygenase और रुबिस्को. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप. ये पूरा ये तो हम कर चुके हैं. Hence for every CO2. अरे देखो 2 स्टेप और लिखे ही नहीं है, या यहां मैंने स्किप कर दिया उन्हें. क्या लिखे नहीं NCERT के नोट्स में? लिखा है ना? There are reduction during which carbohydrate is formed at the expense of the photochemically made ATP NADPH2. Regeneration during which the CO2 acceptor RUBP is formed again. ये तो हमने भी लिखा है. मैंने स्किप कर दिया, कोई नहीं बेटा, मेरी गलती नहीं होती. देखो इधर. Hence for every CO2 molecule entering into Calvin cycle, 3 molecules of ATP, 3, 2, 1. हर CO2 के फिक्सेशन में 3 ATP खर्च होता है और 2 NADPH2 खर्च होता है. Very important line for NEET. It is probably to meet the difference in number of ATP and NADPH2 used in the dark reaction that the cyclic photophosphorylation takes place. To make 1 molecule of glucose, 6 turns of cycles are used. ये हमने किया. तो अगर हम इसकी पूरी एक टेबल बनाए, बैलेंस शीट, तो 6 CO2 के लिए 1 ग्लूकोज बनता है और 6 पे खर्चा होता है 18 ATP का, 12 NADPH2 का. ठीक है. नेक्स्ट C4 पाथवे. आ जाओ. प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स. सबसे पहले C4 प्लांट्स कहां मिलते हैं? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में.
हैव द C4 pathway mentioned earlier. कहाँ मिलते हैं? Dry tropical region. Though these plants have C4, oxaloacetic acid, as a first CO2 fixation product, they use a C3 pathway or Calvin cycle as a main biosynthetic phase. तो इनका अभी भी ग्लूकोज बनाने का मेन पाथवे कौन सा है? C4 प्लांट्स का C3 साइकिल, क्योंकि ग्लूकोज तो C3 से ही बनेगा, चाहे C4 ले आओ या C5 ले आओ. Then in what way are they different from C3 plant? This is a question. C4 plants are special. They have a special type of leaf anatomy. इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी है जिसे हम क्रैंस एनाटमी कहते हैं, और ये एनाटमी ने हेल्प करती है टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स. दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज ऑल्सो. यानी कि अगर हाई टेम्परेचर होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, तब भी ये काम करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दे लैक अ फोटो रेस्पिरेशन. इनमें C2 साइकिल नहीं होती है. हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास. ज्यादा बायोमास बना पाते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट प्लांट्स. Study vertical section of leaf, one of the C3 plant and the other C4. Do you notice the differences? Chalo. Okay. The particularly large cells around the vascular bundles of the C4 are called bundle sheath cells, which are around xylem and phloem. The leaves which have such anatomy are called Kranz anatomy. Kranz का मतलब होता है रेत, and is a reflection of the arrangement of cells. The bundle sheath cells may be of several layers around xylem and phloem. They are characterized by having large number of chloroplasts. They have thick walls impervious to water. They have no intercellular spaces. You may also like to cut the section of the leaf, maize or sorghum to observe Kranz anatomy and the distribution of mesophyll cells. It would be interesting for you to collect leaves. अरे भाई कर लेना leaves. The presence of the bundle sheath would help you identify C4 plants. Now, the pathway, which is also called as Hatch-and-Slack pathway, is again a cyclic process. चलो अब यहां से हम कल करेंगे. Tomorrow. कोई नहीं, कल करा दूंगी. Tomorrow. यहां से कल करा दूंगी, ठीक है? मत परेशान हो. टेस्ट सिलेबस मैंने कल बता दिया था. म्यूट पे मुझे देखना बंद कर दो. कल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क जो कल हम डिस्कस करेंगे. कल हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और ये सारे फैक्टर्स मैं कल पढ़ाऊंगी. एंड विल फिनिश द चैप्टर टुमारो. जो टेस्ट सिलेबस था मैं कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो इसलिए जाके फटाफट से वो देखो, ठीक है? और म्यूट पे मैम को मत देखो वरना पिटाई पड़ेगी, बहुत बड़े वाली. कल भी हमारी क्लास ऐसी ही रहेगी. रेस्पिरेशन भी मैं इसी हफ्ते कंप्लीट कर दूंगी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. कल आपका फोटोसिंथेसिस खत्म, रेस्पिरेशन खत्म इस हफ्ते. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं खत्म करके जाऊंगी रिवीजन ब्रेक से पहले. एंड आई विल ऑल्सो टेक अ स्मॉल चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिफोर माई छुट्टी बिगिन. इतना मैं करा के ही जाऊंगी, ठीक है? आ जाओ.